से आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। कीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे। तो कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी। तो सर अब ऐसे लोग जो मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए। पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू। Why don't you sit with Pakistan and try to resolve it? We need to sit down and resolve the issue. जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। तो वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के। आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। तो F-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना खुद नहीं इस्तेमाल करता उसको। तो अच्छा है आपने जो F-17 थंडर बनाया, उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है। तो क्या इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? देखिए, भारत का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई सियासी जो पार्टी है या सियासी लोग हैं वही बताएंगे। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है। पहली तो चीज आरजू जी, हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा क्यों उठाता है, ये भारत ने कभी नहीं। आप जरूर उठाएं, आपका हक है उठाने का मुद्दा। आप यूएन में उठाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे पाकिस्तान को ठीक लगे पाकिस्तान वहां पे कश्मीर मुद्दा उठाए। प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बेस्ड कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में कत्लो गारत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें बोला था कि पिछले 30 साल में 42,000 से ज्यादा अफराद वहां पे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो एक बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, राइट, हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो तकरीर देते हैं इसमें या फिर कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं साहब कि जो कश्मीर का मसला है यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है इसलिए ये वैलिड है। देखिए ऐसी बात नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी, राइट, और करीब 75 साल, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 75 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के मसले जो भी थे वो सब झूठे थे। बाकी हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। मेजर साहब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और मैं बिल्कुल जवाब में लूंगी ब्रिगेडियर साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे मेजर साहब? देखिए, बात ये है कि कश्मीर के बारे में तो 1948 ऑनवर्ड ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इट्स आई एम श्योर कि मेरे गौरवार और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ जाके कहा और एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। कश्मीरी अपनी मर्जी से फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद से ये हमेशा से मसाइल चलते आ रहे हैं। ओके, दैन शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में भी ये डिसाइड हुआ कि फिर डिसाइड हुआ ये बायलैटरल इशू है, हम दोनों मिल के इस का मसला हल करेंगे। ओके, वो भी बात चल रही। अब इशू ये आ गया कि जब 5 अगस्त 2019 को जाके ऑटोमेटिकली एक यूनिलेटरली आपने 370 रिवोक कर दिया, आपने उसके बाद 35A कर लिया और वहाँ पर यूनियन फ्लैग लगा दिया। नाउ दैट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैं तो हैरान हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने खुद इस पर क्यों नहीं किया। इतने चार्टर्ड हैं, इतने ज़्यादा उस पर बातें हुई हैं और फिर 2 मुल्कों के हैं, तो बेहतर है कि इसको बैठ के मिसाइल कॉल करें। देखिए, ISI और रॉ हैव बीन एंगेज्ड इन अगेंस्ट ईच अदर। जब एक तरफ से पत्थर आएगा तो दूसरी तरफ पत्थर जरूर जाएगा। वी मस्ट एग्री।
कोई भी होगा ये एक रॉ ने भी किया तो आईसीसी ने भी किया, जरूर किया और करना चाहिए दोनों को। अगर एक करता है दोस्त नहीं करता तो दैट मीन दे आर वीक। एक तो ये इशू हो गया, इसको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं 2-1-2-3-4-5 ये कुछ अरसे से पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन कश्मीर। द रीजन इज कि इस वक्त देखें आप लोगों ने वहां पर जिस तरीके से वहां उनके जुल्म कर रहे हैं, वो अब कश्मीरी नौजवान ज्यादा कश्मीर में स्ट्रगल शुरू हो गई। आप देखें ना, आप बांग्लादेश में किस चार्टर्ड के तहत गए थे, आपने अपनी फौज वहां भेजी, वहां मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, पूरी आपने फौज के डबियंस कहीं भेज दिए जनमानक शाह के वक्त में, तो वो भी तो आपने किया। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा, ना हम अभी कश्मीर में जाके अभी ना उनकी हमने कोई आर्म किया, ना मटेरियल सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उनकी डिप्लोमेटिक और जो भी सपोर्ट हो सकती है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल तो जी। इस ब्रिगेडियर तरह साहब यहाँ रोकना चाहूंगी मैं आपको जी। जी यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज हैं, वैसे मैं यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे, तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए बात ये है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा को शहीद बोल दिया, तो बुरहान तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलोचिस्तान जो है, देखिए नेहरू लेके गए थे कश्मीर, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए। पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलोचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलोचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर तो आर्म्ड 1989 में शुरू हुई, बलोचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, he was the first person to take the path to the mountains। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक यू नो वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलोचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलोचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे
जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे वैभव सिंह जी को? देखिए, बात यह है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो नेहरू गए थे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, तो अगर आपको उन पर एतराज़ है, देन आप एक डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है ना, इसको तो हम नहीं कह सकते रिकग्नाइज नहीं है। तो व्हाई डोंट यू सिट विद पाकिस्तान एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट देयर विद व्हेन यू सिट। और जितनी भी लड़ाई होगी आपकी, अल्टीमेटली चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, कोई वॉर ले लें, then you have to sit across the table and resolve the issue. हमारे अवाम चाहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक तरक्की, सोशल वेलफेयर बीइंग चाहिए, तो आप बैठें। दुनिया नहीं चाहती। देयर आर कंट्रीज, देयर आर foreign countries, there are foreign forces who do not want Pakistan and India to sit together and they should resolve their all disputes. नहीं चाहते हैं लोग। somebody using proxy इंडिया को इसी तरह चाइना पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि बैठें, जब बैठते हैं तो मसाइल का हल नहीं होगा ना मसला, आप उठ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वी मेड एन एफर्ट, तो व्हाई कांट वी मेक इट एन एफर्ट। बलूचिस्तान की बात यह है कि बलूचिस्तान में देखें, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के चारों सूबों में है, पंजाब में भी है, फ्रंटियर में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में हर जगह हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ बैठे हुए लोग। आई फील कि इस तरह की बातें हमें अब तरक करके वी आर लेट्स रिजॉल्व आवर इशू। अपने अवाम की तरफ देखें, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सीपैक भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सीपैक को बना के पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, अपने लोगों के लिए काम करें। जो एक अभी नया ये इन्होंने जो एक ज़्यादा सोच, आई नेवर से देयर आर मेजॉरिटी ऑफ हिंदू आर वेरी मॉडरेट, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो एक अखंड भारत का अब नया जो हमने शुरू किया है, इसको मेरे ख्याल में हमें सोच करने की ज़रूरत है। वो नाजी के ज़माने गुजर गए, अब हमें आगे सोचना चाहिए, अपनी नई जनरेशन आ रही हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात करता हूँ कि हमें अब चाहिए कि हम बैठें, चाहे पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया जाए, इंडिया की पाकिस्तान आ जाए, इट इज़ इमटेरियल, बट वी नीड टू सिट डाउन एंड रिजॉल्व द इशू। जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है? दो तीन बातें हैं, मैं सीपैक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो कुलभूषण जाधव की बात करी थी ब्रिगेडियर साहब ने। देखिए, अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर होता और वो रॉ में होता, विद इन 24 आवर्स हमारी जो लेट फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो कभी ये नहीं कहती कि हमारा बंदा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हर समय अपने ऑपरेटिव्स को डिनाई करती हैं, पहली चीज। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से उनको किडनैप करा फिर आईएसआई को बेचा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसको क्रेडेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है कि देखिए उसका इकबालिया बयान है, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ मिलिट्री कोर्ट। इकबालिया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया के किसी कोर्ट में, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इकबालिया बयान को कबूल नहीं करता है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कहीं पर भी ले जाएं अमेरिका के, 2 मिनट में वो खारिज कर देगा, केस इसमें दम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। एज एन इंडियन, माय पार्लियामेंट्स 1994 रेजोल्यूशन सुपरसीड्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ऑफ 1948। नंबर 1, इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की, जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। उतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वाज $300 बिलियन। तो कोई भी, मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हमारे सुन रहे हैं, दोस्त हमारे सुन रहे हैं, किसी को भी लगे कि $60 बिलियन बहुत बड़ा नहीं है। $60 बिलियन हर साल, करीब $70 बिलियन हर साल चाइना को हमसे बेनिफिट होता है ट्रेड में।
अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर ये बात पूछता हूं, मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब इस बात का जवाब दें। जो सीपैक है, सीपैक में कुछ होगा और सीपैक से मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एक ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया, जनरल साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है, मैंने वैभव को भेजा भी था। जीओसी पेशावर कोर, हाँ, जीओसी जो पेशावर के हैं शायद वही हैं, उनका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वर्दी पहन के आए और उन्होंने बोला है कि साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप क्लियर करें ना, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। और वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सब जो है ये लूटमार बचा रखी है चाइनीज ने, ये क्लियर है ही नहीं, इट इज नॉट क्लियर। आपने कौन सी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दी? हमने फैक्ट्रीज खोली है चाइना में, हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आपने चाइना के लिए क्या करा? सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता। एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ, पाकिस्तान। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए? ये सिर्फ खेल राहदारी का है। बिल्कुल जी बाबू। तो देखिए वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे, उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपेक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें बात करें बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है, वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। तो ये चीज जो है, इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और आपने कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है पूरा सीपेक का। सर जो बिजली आ रही है ना सर, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चाइना आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो थर्मल पावर यूनिट्स जो कि चाइना में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पेरिस जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरमेंट का, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसके तहत जो है आपको थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है। तो चाइना ने जो कमिटमेंट करी थी, तो वो अपनी ऑब्सोलीट प्लांट्स जो कि कम से कम 10 टाइम्स मोर कार्बन एमिट करते हैं एज कंपेयर टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, वो अपने पावर प्लांट्स वहां से उठा करके आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। पहली चीज आपने कहा JF-17 थंडर जो है आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, आपने JF-17 थंडर बनाया, उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है, ठीक है। JF-17 थंडर का जो इंजन है दैट इज रशियन, और इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया रशिया के साथ कि भाई आप उनको इंजन क्यों दे रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, हम तो नहीं करते, तो सर आपने तो स्ट्रेटेजिक आपने उनसे इंजन लिया अपने JF-17 के लिए, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया। JF-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना खुद नहीं इस्तेमाल करता उसको, ठीक है सर। तो ये तो JF-17 थंडर की कहानी है। फिर आपने एक बात की थी कि आप भी यहाँ पे आकर के सीपेक में इन्वेस्ट करें, बात करें। सर देखिए हम पिछले 25-30 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे आपसे कि आप हमको रूट दें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ठीक है। हम अफगानिस्तान ने कितनी बार बोला, अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्लोमैट्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स सारे के सारे
दे आर ऑन रिकॉर्ड ये कंप्लेन करते हैं कि चाइना कभी, ये पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करता इंडिया से ट्रेड जो है अफगानिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से हमको चाबहार में जाकर के हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं एक ब्रिगेडियर साहब को, कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो सर। प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी। आप प्लेबिसिट करवा दें, आप यू नो व्हाट, नहीं सर, आप अगर उसको पढ़े यूएन रेजोल्यूशंस जो है 1948 के, हाँ उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शरायत ये है उसमें, इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप निकाल दे वहां पे पाकिस्तानी फौज को सर।